बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के हवाले से पढ़ा था। हमने स्टार्ट किया था कि हम किस तरह से डाटा जो है वो लेके, अगर हमारे पास डाटा पॉइंट्स मौजूद हैं, हमारे पास कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हम एक फंक्शन जो है वहाँ से बना सकते हैं और उस फंक्शन से हम जो है वो कई चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शंस हैं जिनको हम आसानी से सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, या उसकी कोई भी जो है वो वैल्यूज़ जो हैं वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए उसके जो है इक्विवेलेंट जो है पॉलिनोमियल या कोई और टाइप के फंक्शंस जो है वो अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं और वहाँ से हम उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही होती हैं। उसमें सबसे आसान जो है वो पॉलिनोमियल हैं और पॉलिनोमियल्स जो हैं उससे आपकी काफ़ी सारी, मैंने आपसे कहा कि ये जो काम है पॉलिनोमियल फिटिंग का, इसकी वजह से इसमें न्यूटन और केपलर ने इस पे काम स्टार्ट किया था। जो हेवनली बॉडीज़ थी जिसमें स्टार्स थे, प्लैनेट्स थे, उनकी जो है मूवमेंट और वो सारा उनका जो है चीज़ों को देखना, उसको उनके एनालिसिस के लिए इन्होंने ये किया था। लेकिन ये पूरे के पूरे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और न्यूमेरिकल एनालिसिस का बेस बन गया। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं कि पॉलिनोमियल्स जो हैं कितनी फॉर्म्स हैं। मैंने आपसे कहा था कि पॉलिनोमियल, आप अगर कोई भी डाटा है, फर्ज करें थोड़ा सा डाटा है, फिर तो शायद इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको जब एक कुछ प्रिडिक्ट करना है, कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए बहुत सारे डाटा पॉइंट्स आपको चाहिए होंगे ताकि आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो। अगर डाटा पॉइंट कम होंगे तो ऑब्वियसली जो है वो आपने उसमें जो है वो एरर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी। सो हम ज़्यादा डाटा पॉइंट्स जब लेंगे तो आपके पास जो है पॉलिनोमियल, उसका ऑर्डर बहुत बढ़ जाएगा, उसका ऑर्डर बढ़ेगा तो उसकी कैलकुलेशन जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो हम कुछ मेथड्स ऐसे ढूंढना चाह रहे हैं कि जिसमें कुछ फॉर्म्स में पॉलिनोमियल की ऐसी बनाना चाह रहे हैं ताकि हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। लेकिन ये है कि आप देखिए कि अगर दो डाटा पॉइंट्स हैं तो उसमें से जो एक स्ट्रेट लाइन गुजरती है वो ही यूनिक लाइन होती है, उसके अलावा कोई और लाइन जो है उस दो पॉइंट्स में से डिफरेंट लाइन कोई और नहीं गुजर सकती। इसी तरह से तीन पॉइंट्स हैं, उनका पैराबोला बनता है। पैराबोला से अगर आपके पास तीन पॉइंट्स में से जो पैराबोला गुजर रहा है वो आपका वही पैराबोला होगा, उससे अलावा आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं होती, अदरवाइज वो एरर उसके साथ इन्वॉल्व होती है। इसी तरह से अगर n डाटा पॉइंट्स हैं तो एक ही पॉलिनोमियल होगा, चाहे किसी भी तरीके से आप उसको कैलकुलेट करें। सो हम इसलिए इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉम दिस स्टेप कि पॉलिनोमियल फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि एक पॉलिनोमियल पी एफ एक्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n इज़ अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, आपको पता है कि ये, इसको देखिए तो ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि फॉर ऑल वैल्यू ऑन द रियल लाइन जो है ना, ये आपके पास जो है ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूस फंक्शन है। सो द पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n इज अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म पी एफ एक्स, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल के हवाले से एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, लेकिन हमने पॉलिनोमियल के हवाले से इसको पी ऑफ एक्स कहा है। दिस इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स रेज टू द पावर फोर, और चलते चले जाएं तो आपके पास n या n प्लस वन या जो भी डाटा पॉइंट्स हैं, डिग्री पॉलिनोमियल n है, इसके डाटा पॉइंट्स जो हैं वो प्लस वन है। ए एन एक्स एन जो है वो यहाँ तक है with the coefficients a0, a1, a2, a3 up to an. This polynomial has exact degree n if its leading coefficient an is non-zero. अगर an ज़ीरो हो जाता है तो obviously ये उससे लेस हो जाएगा, फिर अगर वो भी ज़ीरो हो जाता है तो और लेस हो जाएगा, और अगर ये सारे के सारे a2, a3 up to an ज़ीरो होते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री हो जाएगा। अगर ये भी a1 भी ज़ीरो हो जाता है तो पॉलिनोमियल ऑफ ज़ीरो डिग्री है, पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट डिग्री है, और यहाँ तक हो तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 है। इस तरह से हम चलते जाएंगे। दिस पावर फॉर्म ऑब्वियसली x की पावर्स है ना,
तो इसलिए ये पावर फॉर्म कहलाती है. इज द स्टैंडर्ड वे टू स्पेसिफाई अ पॉलिनोमियल. इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर्म फॉर डिफरेंशिएटिंग और इंटीग्रेटिंग अ पॉलिनोमियल. एग्जाम्पल, कंसिडर द पावर फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, पावर फॉर्म ज़ाहिर पॉलिनोमियल है और ये इस इक्वेशन को आप देखिए a1 a2 कांस्टेंट्स हैं और तो ये आपके पास ये एक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बनती है. दिस इज द पावर फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. वी टेक्स ऑन द वैल्यूज. ठीक है, हमने अज्यूम की कि एट x इक्वल टू 6000, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना x एक्सिस, आप देखिए बल्कि x 6000 इज इक्वल टू 1/3. इस फंक्शन की वैल्यू है 1/3 और x की वैल्यू है 6000 और एक और है p एट 6001, इसकी वैल्यू है -2/3. तो अगर हम देखें तो यहाँ डॉट्स में डाल देती हूँ बीच में ताकि ये आपके पास जो है ये x है. ठीक है, ये आपका p ऑफ x है. ठीक है, तो आपके पास जो है ये x0 है, कहीं पे भी देख लें, x2 x1 x2 और चलते चले जाएं तो ये x जो है ये वैल्यू इसकी, अगर हम ये 1 2 3 पे जाएं तो ये x 6000 जो है वो x की वैल्यू ये कहीं पे बहुत दूर जो है ये पॉइंट है. ठीक है, ये 6000 यहाँ पे x की वैल्यू है. ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1. ठीक है, बल्कि यहाँ पे इसको x इक्वल टू 0 यहाँ हो जाएगा, ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है और ये x इक्वल टू 6000 है. तो यहाँ पे आप देखिए कि कहीं दूर जाके इसकी वैल्यू जो है, फंक्शन की वैल्यू जो है, अगर मैं यहाँ पे यूनिट ले लूँ 1, ये यूनिट 2 है, तो ये जो चीज़ है इसकी वैल्यू 1/3 के इस 1 यूनिट को 3 में डिवाइड कीजिए तो यहाँ तकरीबन ये इस जगह पे इसकी वैल्यू आती है. और 6000 जब x की वैल्यू है 6001 तो उसमें आपके पास जो है -2/3, तो ये यहाँ कहीं पे इसकी वैल्यू है फंक्शन की. ठीक है, तो ये फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है. तो आगे चलते हैं कि आपके पास इस टाइप की एक स्ट्रेट लाइन है जो इनको दोनों को अगर करें तो ये आपके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसमें आपके पास ये वैल्यूज हैं. देन इन 5 डेसिमल डिजिट फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक. ठीक है, मैंने आपको फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक बताया था. तो 5 डेसिमल डिजिट फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक वी विल ऑब्टेन p 6000 इज इक्वल टू a0 प्लस x की वैल्यू है ना 6000, तो 6000 यहाँ सब्स्टिट्यूट मैंने कर दिया तो मेरे पास ये आ गया और फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/3. तो p 6000 इज इक्वल टू a0 प्लस 6000 a1 इज इक्वल टू 3. दूसरी वैल्यू हमारे पास गिवन है, सो p 6001 इज इक्वल टू a0 प्लस 6001 a1 इज इक्वल टू -2/3. जब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, a0 और a0 कैंसिल हो गए और ये क्या आ गया, ये 6001 माइनस 6001 आ जाएगा. तो सो a1 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो ये आपके पास जो है इसकी वैल्यू जो है -2/3 -1/3, तो आपके पास जो है वो a1 की वैल्यू जो है वो -1 आ जाती है. इसी तरह से अगर आप a1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें -1, तो आपके पास क्या आ जाता है a0 माइनस 6000 इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ से आपके पास a0 जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 6000 प्लस 1/3, दिस इज 6000.3. ये 5 डेसिमल डिजिट की वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, इसमें आपके पास है 0.0, इस पे लगा लें या यहाँ पे 1 2 3 4 5. तो 5 जो है डेसिमल डिजिट फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक में आपके पास 5 डिजिट्स जो हैं ये आपके पास a का आंसर आ जाता है. हेंस p ऑफ x इक्वल टू 6000.3 माइनस x. ठीक है, कि a1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी -1, तो ये आपके पास जो है
आपके पास यहाँ से आप देखिए कि आपके पास ये वाला जो आपकी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, वो ए नॉट की वैल्यू 6000.3 और ए की वैल्यू है -1, तो ये आपके पास आ गया 6000.3 माइनस एक्स। तो हमारे पास ये जो है ये इक्वेशन आ गई। अब किसी भी x की वैल्यू के लिए आप इसको कैलकुलेट इसकी पी एक्स की इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यूटिंग दिस स्ट्रेट लाइन इन सेम अरिथमेटिक। ठीक है, वो 5 डेसिमल पॉइंट जो है अरिथमेटिक उसमें करें तो हमारे पास क्या है 5p6000। यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 6000, तो आपके पास क्या आता है, यहाँ से 6000 जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0.3 वैल्यू आपके पास आई, और इसके जब 6001 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे 6001 है, तो आपके पास जो है -0.7 आता है। ठीक है, जब हमने इसको इस तरह से एवेल्यूएट किया, विच रिकवर्स ओनली फर्स्ट डिजिट फंक्शन वैल्यू। अब देखें ना, यहाँ पे 5 डिजिट हैं, यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट आया, इसके पास भी एक डिजिट आया, तो आपके पास जो है वो फर्स्ट डिजिट फंक्शन वैल्यूज हमें मिली, ए लॉस ऑफ 4 डेसिमल डिजिट्स। ठीक है, रेमेडी ऑफ सॉर्ट्स ऑफ सच लॉस ऑफ सिग्निफिकेंस इज टू यूज ऑफ द शिफ्टेड पावर फॉर्म। हमने पहले पावर फॉर्म की थी, क्या थी, a नॉट प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस चलते जाएं तो an x रेज़ टू दी पावर n तक, वो हमने की थी। अब हम उसकी शिफ्टेड पावर फॉर्म यूज करेंगे। क्या करेंगे कि हम इसको अगर सेंटर ले लें किसी पॉइंट को, a नॉट प्लस a1 और x माइनस c, इंस्टेड ऑफ x हमने एक सेंटर पॉइंट ले लिया। अब मैंने आपको बताया था ना, मैंने इसीलिए बताया था कि आप जो कर रहे थे कि यहाँ पे हम इतने दूर जाके हमारे पास यहाँ पे x 6000 यूनिट था, ठीक है, और इसके अगला जो था वो 6001 था, और यहाँ पे कहीं पे x 0 था, दूर दूर कहीं, तो हम इसके रेफरेंस से कर रहे थे ना, इस वजह से हमें ये एरर मिला। लेकिन अगर हम ये करें कि हम अपना ये शिफ्ट ले लें, शिफ्ट ऑफ ग्राफ आपने किया हुआ है कैलकुलस में ना, तो शिफ्ट हम इसको x नॉट को हम यहाँ से शिफ्ट कर लें यहाँ पे, तो हम अपना एक्सिस को कैसे करेंगे, जब हम शिफ्ट करते हैं राइट को तो हम x में वो वैल्यू जो है माइनस कर रहे होते हैं, वही हम करने लगे हैं कि हम अपना ये जो एक्सिस है, यहाँ हमने फंक्शन का एक्सिस ये बनाया था, अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं 6000 पे। तो ये जो पॉइंट है, इसको अगर मैं इसको C कह लूँ तो मेरा क्या होगा, x माइनस सी पे मेरा ये जो लाइन है इधर शिफ्ट हो जाएगी। सो मैंने ये शिफ्ट किया तो मेरे पास जो शिफ्टेड पावर फॉर्म आई है a1 x माइनस सी प्लस a2 x माइनस सी स्क्वायर a3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस सी होल क्यूब प्लस an x माइनस सी रेज टू द पावर n। ये मेरी शिफ्टेड पावर है। बाय कंसिडरिंग द सेंटर C टू बी 6000 देन वी वुड गेट px, जो हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, अब क्या हो गई, a नॉट प्लस a1 x माइनस 6000। ठीक है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 0 0 ये 4 और 5 डिजिट्स हैं। तो अब आपके पास सेंटर जो है ये आ गया, तो फिर हमारे पास जो है p जो है 6000 पे क्या आएगा, a नॉट प्लस a नॉट जो है वो दैट इज 1/3, क्योंकि 6000 हुआ तो 6000 माइनस 6000 0 हो गया, तो आपके पास a नॉट जो है ये p की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या थी, 1/3। सो ये 1/3 आ गया, तो जब 5 डिजिट्स में करेंगे तो ये 3 3 3 3 3 आ जाएगा। इतनी डिजिट्स आपकी पॉइंट डेसिमल के बाद आएंगे। फिर आपके इसमें 6001 कीजिए तो ये आपके पास जो है वो a नॉट की वैल्यू ये आ गई, और प्लस a1, और ये आपके पास 6001 और माइनस 6000 हो गया, तो ये आपके पास 1.00005 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आया। अब इस यहाँ से जो है इसकी वैल्यू -2/3 है, तो इससे हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं a1 दैट इज 1.0000, ये आ गया। सो px इज इक्वल टू 0.33333 माइनस x माइनस 6000। अब आपके पास उस इक्वेशन के बजाय जो कि 0.3 माइनस x थी, उसके बजाय आपके पास ये इक्वेशन आ गई,
तो एवोल्यूशन में देखिए कि एवोल्यूशन इन 5 डेसिमल डिजिट फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक नाउ प्रोवाइड्स P6000 इक्वल टू 0.33333 एंड P6001 पे जो है -0.66667। इसके भी आगे अगर आप डिजिट्स को लेके जाएं तो ऑब्वियसली वो चलता जाएगा, लेकिन आपको 5 डेसिमल डिजिट तक का आंसर चाहिए था। तो ये जो आपको मिला इसमें और जो आपको प्रीवियस मिला था उसमें जो है एरर आप देखिए कि कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व हुई थी। तो अब जो है ये उसमें जो पॉसिबल जो करेक्ट वैल्यूज़ हैं 5 डिजिट्स तक वो यहाँ पे हमें मिल गई। सो कंक्लूड हम क्या करते हैं कि अगर हम शिफ्टेड पावर फॉर्म ले लें तो हमें एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। सो हम जो है अपना आसान जो है उसको प्रॉब्लम को भी आसान कर सकते हैं, एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं शिफ्टेड पावर फॉर्म में पॉलिनोमियल की। द कोएफिशिएंट इन द शिफ्टेड पावर फॉर्म प्रोवाइड डेरिवेटिव वैल्यूज दैट इज AI इज इक्वल टू PI ओवर क्या है ये डेरिवेटिव जो है ये ith डेरिवेटिव है। आप P का पॉलिनोमियल्स जो हैं आपके पास उनके अगर डेरिवेटिव लेते जाएं तो आपको जो है वो इसके कोएफिशिएंट यहाँ से मिल जाएंगे। अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे है। इसको जस्ट ये मैं आपको बता रही हूँ वेयर PI इज द ith डेरिवेटिव ऑफ PX इन इफेक्ट द शिफ्टेड पावर फॉर्म प्रोवाइड्स द टेलर एक्सपेंशन। अब आप देखें आपने टेलर्स थ्योरम पढ़ा हुआ है ना कैलकुलस में, जो आपसे ये कहता है कि इफ योर फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर आल्सो एग्जिस्ट एंड डेरिवेटिव, तो देन if the function we know the function's value at some point x naught कह लें कि अगर किसी x naught पे आपको फंक्शन की वैल्यू मालूम है तो you can always find the value of the function in the neighborhood of x naught। ठीक है कि आपके पास अगर फंक्शन की वैल्यू x naught पे मौजूद है और वो फंक्शन कंटिन्यूस है और उसके एंड डेरिवेटिव जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं तो फिर आप उसके नेबरहुड में कहीं पे भी फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो आपके पास टेलर सीरीज अगर आपको याद हो तो मैं आपको टेलर सीरीज लिख के भी दिखा देती हूँ कि अगर आपको याद है तो वो क्या था कि फंक्शन अगर आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट था x नॉट और इसकी नेबरहुड में कहीं इस साइड पे कहीं पे भी एक पॉइंट और x है तो आप और आपके पास फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे नोन है तो आप यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सो आपके पास जो फंक्शन टेलर सीरीज थी वो क्या थी कि f ऑफ x जो अननोन है इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x नॉट प्लस x माइनस x नॉट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू x नॉट प्लस x माइनस x नॉट whole square divided by 2 factorial f double dash of x naught और ये इसी तरह से सीरीज आपकी चलती जाती है। ठीक है, तो ये आपकी टेलर सीरीज थी कि अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है और उसके एन डेरिवेटिव जो हैं वो एट x इक्वल टू x नॉट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और फंक्शन की वैल्यू आपके पास x नॉट पे आपके नोन है तो फिर आप जो है एक कोई भी वैल्यू जो है x के फंक्शन की वैल्यू नियर इन द नेबरहुड ऑफ दिस x के इसके क्लोज कहीं पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्लोज नहीं होगी तो ये x माइनस x नॉट जो है जो बड़ा होता जाएगा तो इसकी एरर इंक्रीज करती जाएगी। सो दिस शुड बी स्मॉल ले तो आप ये कर सकते हो। ये टेलर एक्सपेंशन है, लेकिन ये है कि ये कहाँ से आई, किस तरह से कहाँ से डिराइव की गई, ये इसी पॉलिनोमियल से आई है। सो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये हम इसको डिराइव करेंगे। So, the shifted power form provides the Taylor expansion for Px around the center C। कोई भी पॉइंट जो हमने कहा x नॉट हम ले लेते हैं, जो हमने पॉलिनोमियल शिफ्टेड पॉलिनोमियल बनाया ना कि सेंटर हमने C ले लिया। अभी जो हमने एग्जांपल की थी 6000 लिया था, उसके बजाय हम एक जनरली एक पॉइंट x नॉट की बजाय मैं C ले रही हूँ। तो डेरिवेशन ऑफ टेलर सीरीज क्या होगी कि आपके पास कंसीडर द nth डिग्री पॉलिनोमियल Px equal to b naught plus b1x plus b2x square plus b3x cube plus b4x4 and bnxn। ये पॉलिनोमियल आप कंसीडर कर दें इफ Px is known at some point x equal to c।
ठीक है, जो मैंने अभी एक्स नॉट की बात की थी, एक्स नॉट को आप सी कह लें कि अगर ये इस पे आपके पास फंक्शन पी एक्स नोन है तो फिर क्या होगा, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स इन द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, कि हम इसकी वैल्यू इसके नेबरहुड में कहीं फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो पॉलिनोमियल जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, इसके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करते हैं, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू। देन वी कैन राइट पी एक्स इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 x माइनस सी, ये आपकी पावर फॉर्म थी, अब ये शिफ्टेड पावर फॉर्म आ गई, तो हमारे पास b2 x माइनस सी क्यूब, b3 x माइनस सी क्यूब प्लस b4 x माइनस सी रेज़ टू द पावर 4, और ये इस तरह चलता चला जाएगा n तक। ठीक है, तो इसमें क्या है, वेयर c इज कॉल्ड द सेंटर सिंस द इक्वेशन इज ट्रू फॉर x इक्वल टू c। ठीक है, कि c पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू या पॉलिनोमियल जो है वो नोन है, तो नोन होने का मतलब ये है कि इस पे आपकी वैल्यू जो है वो ट्रू है। देयरफॉर पी सी, कि x के बजाय अगर मैं c पुट कर दूं, ठीक है, यहाँ मैं x के बजाय c पुट कर रही हूँ, तो पी सी इक्वल टू बी नॉट प्लस c माइनस सी जीरो हो गया, c माइनस सी जीरो हो गया, c माइनस सी, ये सारे के सारे जीरो हो जाते हैं, और आई विल गेट p एट c इक्वल टू बी नॉट। अब क्या है, डिफरेंशिएटिंग अप टू n टर्म्स एंड ईच डेरिवेटिव इवैल्यूएटेड एट x इक्वल टू c, वी गेट b नॉट इज इक्वल टू, पहले तो b नॉट जो है वो पी सी है, फिर हम इसका फंक्शन का जो हमारे पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो क्या है, p डैश x होगा, ये कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आएगा, ये इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ b1, यहाँ से ये आ जाएगा 2b2 x माइनस सी, फिर ये आ जाएगा 3b3 x माइनस सी होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 4 टाइम्स b4 x माइनस सी होल क्यूब, और इसी तरह से ये सारे का सारा चलता जाएगा। तो हमारे पास जो है वो इसका जो है डेरिवेटिव वो ये आएगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हम इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू सी लेना चाहते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी, जब डेरिवेटिव एट x इक्वल टू सी लेंगे तो p डैश सी जो हो जाएगा, यहाँ c है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो, ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा b1 इज इक्वल टू p डैश x। ठीक है, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लीजिए, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, 2 टाइम्स b2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2b2 x माइनस सी, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 b4 x माइनस सी होल स्क्वायर, और ये सारा n माइनस 1 bn x माइनस सी रेज़ टू द पावर n माइनस 2, ये सारे का सारा आपके पास जो है डेरिवेटिव वो इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से आप फिर इसकी c पे वैल्यू लीजिए, तो c पे वैल्यू लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, p सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x जो है px जो है वो आपके पास p जो है वो आ जाएगा एट c पे। अब यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये सारे के सारे ज़ीरो हो जाएंगे, और आपके पास p डबल डैश c जो है वो आ जाएगा सिर्फ 2b2। सो फ्रॉम हेयर वी गेट b2 इज इक्वल टू p डबल डैश सी ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरह से थर्ड डेरिवेटिव लीजिए, आपके पास थर्ड डेरिवेटिव जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये सारे का सारा थर्ड डेरिवेटिव, इसकी सी पे वैल्यू आप लें तो आपके पास b3 आ जाएगा 6b3, और यहाँ से b3 की वैल्यू है p थर्ड डेरिवेटिव ऑफ p डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और इसी तरह से हम bn जो है कैलकुलेट करेंगे, जो कि p nth डेरिवेटिव ऑफ p एंड डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। अब हमारे पास सारे के सारे b's आ गए, b नॉट की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली, b1 की कर ली, b2 की कर ली, b3 की कर ली, bn तक सारों की सारी जो कैलकुलेट हो गई है। सो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास pc जो है b नॉट की वैल्यू है, प्लस x माइनस c है, और उसके साथ p फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ p एट c x इक्वल टू c, फिर ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ p एट c डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है, x माइनस c उसके साथ था स्क्वायर,
फिर इसी तरह से ये सारे का सारा चलता जाएगा और आपके पास जो है ये पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री जो है वो आ गया। अब ये आपके पास सारे जो है अगर डेरिवेटिव नोन हैं और x की p की वैल्यू एट c नोन है तो वी कैन ऑलवेज फाइंड द वैल्यू ऑफ द p एट इन द नेबरहुड ऑफ c एट सम वैल्यू x। ठीक है, तो ये आपका ये जो है ये आपकी टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है और अगर ये इन्फिनिट को चला जाए तो पॉलिनोमियल सीरीज बन जाता है, सॉरी टेलर सीरीज बन जाता है। ये टेलर पॉलिनोमियल है और टेलर सीरीज जो है व्हेन इट गोज टू इन्फिनिटी एंड गोज टू इन्फिनिटी तो ये आपकी सीरीज बन जाती है, विच इज द टेलर्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n अबाउट x इक्वल टू c। अब इसके बाद इसको फर्दर इम्प्रूव करते हैं, फर्दर जनरलाइजेशन करते हैं। शिफ्टेड पावर फॉर्म की जनरलाइजेशन ये करते हैं कि हम व्हेन n डाटा पॉइंट्स आर गिवन। अभी तो ये देखें टेलर पॉलिनोमियल की बात हमने ये की थी कि अगर हमारे पास एक डाटा पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास एक डाटा पॉइंट है और अगर हमारे पास उस पॉइंट पे डाटा जो है वो उसके डेरिवेटिव उस पॉइंट पे अवेलेबल हैं, नोन हैं, तो फिर हम जो है वो कर सकते हैं इन द नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो अब की क्या है कि अगर हमारे पास n डाटा पॉइंट्स हों तो फिर क्या है, फिर हम ये करेंगे, दिस इज द न्यूटन्स फॉर्म। अभी टेलर फॉर्म आ गई जिसमें एक डाटा पॉइंट था, जब n डाटा पॉइंट्स होंगे तो हम जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनेगा उसको हम न्यूटन फॉर्म कहेंगे। ठीक है, p ऑफ x इक्वल टू x नॉट प्लस a1 x माइनस c1। अगर हमारे पास डाटा पॉइंट्स हैं जो कि नोन हैं, उनको हम a0 a1 a2 a3 के बजाय हम उनको सेंटर मान लेते हैं c1 c2 c3 cn तक। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये डाटा पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं, फिर a2 क्योंकि ये स्क्वायर था, ठीक है, x माइनस पहले c1 स्क्वायर था, स्क्वायर से हमने हटा दिया और हमने यहाँ दो डाटा पॉइंट यूज कर दिए, x माइनस c1 और x माइनस c2। फिर थर्ड जो है वो क्या होगा, स्क्वायर यहाँ क्यूब था, क्यूब को हमने हटा दिया, x माइनस c2 x माइनस c3। ये भी तो पॉलिनोमियल है ना, आप ये देखिए, अब देखें पॉलिनोमियल ये भी बन रहे हैं, पॉलिनोमियल सेम डिग्री बन रहा है क्योंकि देखें यहाँ पे ये a0 है, a1 x है, a1 c1 अगेन कांस्टेंट है, इसके अंदर मर्ज हो जाता सकता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ a2 देखिए तो यहाँ x स्क्वायर है, फिर x वाली टर्म यहाँ पे भी है, ये भी आ गई, इसी तरह से यहाँ पे x क्यूब है और फिर x स्क्वायर की टर्म है और x की टर्म है और कांस्टेंट है, वो सारी पीछे भी मौजूद हैं। सो हमारे पास जो है ये फिर भी जो इसका हाईएस्ट जो है वो थर्ड यहाँ तक ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएं तो आपके पास जो लास्ट वाली टर्म है ये सारी x के साथ x रेज टू द पावर n है, बाकी सारी जो हैं वो लेस देन n पावर्स की हैं जो कि यहाँ पे मर्ज हो जाती हैं। सो पॉलिनोमियल जो है इटसेल्फ चेंज नहीं हुआ, हमने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, लेकिन पॉलिनोमियल को अगर आप देखें तो इसकी डिग्री भी वही है जो कि हमारी प्रीवियस डिग्री थी, दैट इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है। लेकिन n डाटा पॉइंट्स है तो हमने इन n डाटा पॉइंट्स को जो गिवन हैं उन सबको सेंटर मान लिया। दिस फॉर्म प्लेज अ मेजर रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। इट रिड्यूसेस टू द शिफ्टेड पावर फॉर्म, ठीक है, कि हमने जो शिफ्टेड पावर फॉर्म कही थी ये उसमें रिड्यूस हो जाता है इफ द सेंटर्स c1 c2 c3 c4 cn आर ऑल इक्वल टू c। ठीक है कि अगर c2 भी c के बराबर हो जाए, c1 भी c के बराबर हो जाए तो ये फिर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह c3 c2 c1 जो है सारे c के बराबर हो जाएं तो ये फिर क्यूब हो जाएगा, ये पावर n हो जाएगी। सो हम इससे शिफ्टेड पावर जो है वो फॉर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं और देखें तो शिफ्टेड पावर भी वही पॉलिनोमियल है डिग्री n, सिर्फ हमने एक उसमें सेंटर को वो किया तो हमारे थोड़े से ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली जब हम कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो कोएफिशिएंट की वैल्यू अकॉर्डिंगली जो है वो हमें मिलेगी। और फिर ये है कि दिस विल बी ट्रांसफॉर्म टू पावर फॉर्म इफ द सेंटर्स c1 c2 c3 cn आर इक्वल टू 0। तो क्या है कि c1 c2 सारे के सारे 0 कर दो तो आपको ओरिजिनल पावर फॉर्म इसकी मिल जाएगी। सो ये जो है ये आपका जो है एक मोर जनरल है जिससे आप इनसे
जो है शिफ्टेड पावर फॉर्म भी और उसके अलावा पावर फॉर्म भी रिड्यूस कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है, ये जो यहाँ गिवन है, ये आपकी न्यूटन फॉर्म कहलाती है कि अगर आपके पास n डेटा पॉइंट्स हैं और वो आप इसको कर रहे हैं तो ये आप इसको जो है ये आपके पास जो है ये न्यूटन फॉर्म कहलाएगी। It is inefficient to evaluate each of the n+1 term in the Newton form separately। कि हम अगर देखें यहाँ पे हम अब इसको अगर evaluate करते हैं तो क्या है c माइनस x माइनस सी वन यहाँ है, x माइनस सी वन यहाँ है, x माइनस सी वन यहाँ है, यहाँ सब सार टर्म में ये है। तो इसको बार बार हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जितनी दफ़ा ये आएगा कंप्यूटर तो उसको कैलकुलेट करेगा, इनको करेगा और फिर इसके बाद यहाँ पे इस टर्म में जाके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेगा, यहाँ पे फिर इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेगा। फिर उसके बाद क्या है x माइनस C2 जो है यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, आगे सारी टर्म्स में है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई बार बार होते रहेंगे। तो दिस इज़ इनएफिशिएंट कि हम उसको बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऑब्वियसली कंप्यूटर का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर टाइम लगाएगा, इतनी नंबर ऑफ कैलकुलेशन उसकी बढ़ जाएंगी। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके डेटा पॉइंट्स जो हैं 1 मिलियन हैं, 1 बिलियन हैं, तो कितनी ज़्यादा दफ़ा बार बार खामखा ये कैलकुलेट करता रहेगा, मल्टीप्लिकेशंस करता रहेगा। तो हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए। सो उसको हमने फिर ऐसे देखा एंड देन द सम, ठीक है, कि हम इनको मल्टीप्लाई करते रहें और फिर उनको कैलकुलेट करें, उनका सम फिर लें, हर टर्म बार बार रिपीट हो रही है। दिस वुड टेक n प्लस n मल्टीप्लाइड बाय n+1 ओवर 2 एडिशंस एंड n मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लिकेशंस। के अगर हम उस तरीके से करें जो मैं कह रही हूँ, बार बार रिपीट करना है, कैलकुलेट करेगा तो इसको इतने नंबर जो है यहाँ आप देख लीजिए, फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो, चलें नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं, कंपैरिजन ज़्यादा आसान हो जाएगा कि इतनी एडिशन और इतनी मल्टीप्लिकेशन जो है इसको चाहिए। इंस्टेड एज अगर हम इस पी एक्स को, वो जो पॉलिनोमियल था और मैंने कहा कि वो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, उसको अगर हम इस तरह लिख लें कि a0 हमारे पास कांस्टेंट है प्लस c1 सब में से कॉमन ले लें, ठीक है, क्योंकि x माइनस c1 जो है वो सेकंड टर्म से लेके nth टर्म तक सब में आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। फिर आपके पास a1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब क्योंकि थर्ड टर्म और उससे आगे nth टर्म तक x माइनस c2 भी है तो वो भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया, और इस तरह से x3 और ये कॉमन लेते चले जाएं और आखिर में आके आपके पास जो है वो टर्म्स जो हैं वो इस तरह से बचती हैं। तो अगर हम ये काम करें तो अब क्या है कि ये जो है एक दफ़ा कैलकुलेट होगा, यहाँ एक दफ़ा ये कैलकुलेट होगा, इसी तरह ये एक दफ़ा कैलकुलेट होगा, और इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ जो है प्रोसेस जो है एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन का वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। और इस फॉर्म को हम नेस्टेड फॉर्म के, एक दूसरे में नेस्ट हुई हुई है, एक दूसरे में मर्ज हुई हुई है, तो इस फॉर्म को हम नेस्टेड फॉर्म कहते हैं। हुज एवल्यूशन फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x टेक्स 2n एडिशंस एंड n मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। पहले ये था इतनी एडिशंस थी और इतनी मल्टीप्लिकेशंस थी, अब ये 2n एडिशंस और n मल्टीप्लिकेशंस है। अब इसको मैं, क्योंकि दोनों चीज़ें सामने आ गई हैं, मैं यहाँ से कंपेयर कर देती हूँ। लेट अस अज्यूम दैट n इज इक्वल टू 10। अगर सिर्फ 10 डेटा पॉइंट्स हैं तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं, ज़्यादा होंगे तो क्या होगा। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे 10 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास कितनी हो गई 55 और ये 65 एडिशंस। इसमें मल्टीप्लिकेशंस कितनी हो गई आपके पास 10 मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास हो गई 55, इतनी मल्टीप्लिकेशन हो गई। नेस्टेड फॉर्म में अगर आप आते हैं तो क्या है कि आपके पास जो है n इक्वल टू 10 है, तो 2n जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 20, इतनी एडिशंस हैं, और मल्टीप्लिकेशंस कितनी हैं, जस्ट 10 हैं। तो आप देखिए कि इसके मुकाबले में 65 एडिशंस के बजाय आपको जस्ट 20 एडिशंस करनी पड़ी, और 55 मल्टीप्लिकेशन के बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी अगर आप इसकी ये नेस्टेड फॉर्म यूज़ करें।
तो आपके पास देखिए कि कितना सारा टाइम बच जाता है। और इसी तरह से अगर आप इस डेटा को बढ़ाते चले जाएं तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपकी कितना ज़्यादा टाइम जो है वो आप सेव कर सकते हो इस तरीके से। अब ये है कि इसलिए हम देख रहे हैं कि हमने इन पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने के लिए आसान से आसान तरीके ढूंढने हैं। एक बहुत ही बेसिक सा टेक्निक है जो कि लैग्रांज पॉलिनोमियल्स कहलाता है। उसके लिए क्या है कि हम देखते हैं कि लैग्रांज पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। The Lagrangian polynomial is perhaps the simplest way to exhibit the existence of a polynomial for interpolation with unevenly spaced data. Unevenly spaced data का क्या मतलब है कि आपके पास जो x एक्सिस है वो ये जो हैं ये x0 है और जो ये जो हैं इंटरवल्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सेम ये लेंथ जो है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो। ठीक है, ये लेंथ फ़र्क हो सकती है। ये डिस्टेंस इसका इंटरवल h0 कह लें, इसका h1 है, फिर ये h2 है, फिर ये h3 है, फिर ये h4 है। तो ये सब एक दूसरे के बराबर नहीं है। h0 इज नॉट इक्वल टू h1 इज नॉट इक्वल टू h2 इज नॉट इक्वल टू h3। आपस में कोई भी दो इंटरवल ज़रूरी नहीं है कि बराबर हों। तो अनइवनली का मतलब यही है कि रैंडम सा डाटा है आपके पास, कोई इनका इंटरवल जो है मुख्तलिफ हो सकता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉलिनोमियल जिसमें आपको ये आसानी होगी। Data where x values are not equispaced often occur as the result of experimental observations or when historical data are examined. ठीक है कि एक्सपेरिमेंटल आपने जब आपके पास टाइम हुआ, आपने कोई ऑब्जर्वेशन ले ली और उसको आपने नोट कर लिया कि इतने टाइम पे, तो फ़र्ज़ करें कि आपने बाज़ दफ़ा तो आपके पास टाइम है तो आप हर घंटे बाद कोई ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, या अगर कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट है तो मे बी आप कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट्स के बाद उसका डेटा कर रहे हैं, लेकिन रैंडम कर रहे हैं कि बाज़ दफ़ा आपके पास टाइम है तो आप हर 2 मिनट के बाद उसका डेटा ले रहे हैं, लेकिन आप कहीं बिजी हो गए तो आपके 5 मिनट गुजर गए तो आपने वो डेटा तब रीडिंग ले ली, फिर बाज़ दफ़ा 10 मिनट के बाद उसकी रीडिंग ले ली, बाज़ दफ़ा 1 मिनट के बाद ही उसकी दोबारा रीडिंग ले ली। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, आप डिफरेंट टाइम्स पे उनकी ऑब्जर्वेशन, उनकी रीडिंग्स ले सकते हो। और या हिस्टोरिकल डाटा जो पुराना पड़ा हुआ है तो वो जहाँ जहाँ से आपको डाटा मिलता है आप उसको कलेक्ट करते हो, तो वो डिफरेंट टाइम्स के साथ, डिफरेंट टाइम पीरियड के साथ मौजूद है। सो द प्रॉब्लम ऑफ डिटर्मिनिंग अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 that passes through the distinct points x0, y0 and x1, y1 is the same as approximating a function f of x for which f of x0 is equal to y0 and f of x1 is equal to y1। ठीक है कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 के, फिर अगेन वो लीनियर पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 जो है आपके पास जो है वो 2 डेटा पॉइंट्स हों तो आप उसके अकॉर्डिंगली पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 लेते हो, जिसमें आपके पास एक डेटा पॉइंट जो है वो x0 पे हम f ऑफ x0 जो है वो y0 ले लेते हैं, और f ऑफ x1 पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो f ऑफ x1 है, जो उसको हम y1 बोलते हैं। बाय मीन्स ऑफ फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल्स इंटरपोलेटिंग और एग्रीइंग विद द वैल्यू ऑफ f एट द गिवन पॉइंट्स, Consider equation of the form passing through the 2 data points। ये जो हमने सिमिलर ट्रायंगल्स की बात की थी वही वाली इक्वेशन में दोबारा लिख रही हूँ। तो ये आपके पास हो गई f of x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू f of x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर x माइनस x1 माइनस एक्स नॉट। ये अगर आप देखो तो ये हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल वाली बात थी कि हमारे पास अगर डेटा पॉइंट कोई भी था x, ये पॉइंट है। ठीक है,
तो ये अब हमने इस जो है ट्रायंगल ऐसे बनाई थी, यहाँ पे कोई भी पॉइंट है एक्सिस के करस्पॉन्डिंग, ये हमारे पास हो गया एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन और ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये मैंने टेढ़ी मेढ़ी की है बट दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट, और ये डिस्टेंस जो है एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये एक ट्रायंगल है। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल है, इसके पैरेलल दो साइड्स हैं, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये डिस्टेंस जो है वो एक्स माइनस एक्स नॉट ये आपके पास है। तो ये सिमिलर ट्रायंगल से उसी फॉर्मूला को मैंने दोबारा से रिपीट किया है। वी कंसीडर द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म विच इज पासिंग थ्रू टू डेटा पॉइंट्स इज इक्वल टू दिस थिंग फॉर सम एक्स वैल्यू। ठीक है, अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स लें, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन, एंड और रीअरेंज करें इस ऊपर वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आती है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन ओवर एक्स नॉट माइनस एक्स वन वाई नॉट प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स नॉट माइनस एक्स वन वाई वन। सो हमारे पास ये इक्वेशन जो है रीअरेंज होकर इस फॉर्म में आ जाती है। इसको लेट अस अज्यूम दैट पी एल ऑफ एल नॉट एक्स, इसको मैं कह लेती हूँ इस वाले फैक्टर को, मल्टीप्लाइड बाय वाई नॉट प्लस इसको हम एल वन एक्स वाई वन कह देते हैं। वाई वन के करस्पॉन्डिंग मैंने इसको एल वन कह दिया, वाई नॉट के करस्पॉन्डिंग मैंने इसको एल नॉट कह दिया, और एल मैंने इसलिए रखा कि मैं लैग्रांज इंटरपोलेशन है, आप इसको कुछ भी वैल्यू कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने जस्ट इसके करस्पॉन्डिंग जो है वो इसको एल कह दिया। सो ये मेरे पास जो है ये इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं एक्स नॉट को पी ऑफ एक्स नॉट लूँ तो एक्स नॉट यहाँ पे होगा, एक्स की जगह रिप्लेस होगा एक्स नॉट माइनस एक्स वन ओवर एक्स नॉट माइनस एक्स वन, तो ये कैंसिल आउट होके वन हो जाता है, वाई नॉट प्लस यहाँ पे एक्स नॉट जो है एक्स की जगह एक्स नॉट होगा तो ये जीरो हो जाएगा। सो आपके पास जो वाई वन आएगा उसका कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा। सो पी एक्स नॉट विल बी इक्वल टू वाई नॉट, जो कि हम पहले कह रहे हैं कि वाई नॉट पे पी एफ एक्स नॉट आ जाएगा, और इसी तरह से अगर एक्स को एक्स वन पुट कर दूं तो ये जीरो हो जाता है वाई नॉट का कोफिशिएंट, और वाई वन का जो कोफिशिएंट है वो एक्स नॉट माइनस एक्स वन ओवर एक्स नॉट माइनस एक्स वन, तो वाई वन जो है वो हमारे पास पी ऑफ एक्स वन जो है वाई वन आ जाता है कि हमारे पास वही डेटा पॉइंट उसी तरीके से आ रहे हैं जैसे कि हमने अज्यूम किए हैं। सो ये पॉलिनोमियल जो है वो हमारा इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया। दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि सिर्फ इसमें एक्स जो वेरिएबल है उसकी पावर वन तक ही है, उससे आगे नहीं है। दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू डेटा पॉइंट्स एक्स नॉट वाई नॉट और एक्स वन वाई वन से। ठीक है, तो हम व्हेन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, पी हमारे पास हमने वही जो मैंने बात आपको बताई कि आपके पास वाई नॉट आ जाता है, और पी ऑफ एक्स वन जो है वो आपके पास जो है वाई वन आ जाता है, जो कि आपके पास एफ ऑफ एक्स वन है। सो पी हैज़ द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज कि वो उन पॉइंट से डेटा पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। द टेक्निक यूज टू कंस्ट्रक्ट पी, द मेथड ऑफ इंटरपोलेशन इज ऑफन अप्लाइड इन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक टेबल्स। ठीक है, कि यही मेथड जो है, ये वाला जो टेक्निक है, इसको लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टेबल्स बनाने में अप्लाई किया जाता है। टू जनरलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन, कंसीडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n. To generalize the concept of linear interpolation, consider the construction of polynomial of degree n. For this, let x naught f naught, x1 f1 ये डेटा पॉइंट्स हैं, x2 f2, x3 f3 और xn fn ये डेटा पॉइंट्स हैं, n+1 डेटा पॉइंट्स। Here we don't assume uniform spacing between the x values. ठीक है, कि हम उसकी कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि इवनली स्पेस्ड होंगी या अनइवनली स्पेस्ड होंगी, जनरल डेटा पॉइंट्स हैं। Nor do we need the x values arranged in particular order, कि x जो है वो आपके पास हो सकता है कि x जो है वो x एक्सिस पे x नॉट यहाँ पे हो,
x1 इधर हो, x2 इधर हो, x5 यहाँ हो, इस तरह से मतलब रैंडम जो है वो हम ये भी नहीं कह रहे कि कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है, जैसे भी डाटा पड़ा हुआ है उसको हम उस तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, दी एक्स वैल्यूज मस्ट बी डिस्टिंक्ट। ठीक है, एक ये बात है कि एक्स जो है वो एक सारी की सारी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, हाउएवर कि एक्स वैल्यूज मस्ट बी डिस्टिंक्ट एज द लीनियर पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल जब इससे और इन दो पॉइंट से क्रॉस कर रहा था, इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द कोशंट्स एल नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स नॉट माइनस एक्स वन। ठीक है, कि हमने कहा कि जब इन पॉइंट से कर रहा था तो हमने अभी डिफाइन किया है एल नॉट एक्स और एल वन एक्स, और वो क्या था एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो हम हमारे जो हैं ये दो हमने एल डिफाइन किए थे, तो उसमें क्या है कि जब हमारे पास एक्स जो है वो एक्स नॉट हो जाता है तो आपके पास ये वैल्यू 1 हो जाती है। एल नॉट एक्स नॉट जो है 1 है, एल वन एक्स नॉट जब एक्स नॉट होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास एल वन एक्स नॉट 0 आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास एल ज़ीरो एक्स ज़ीरो जो है 1 है, एल वन एक्स ज़ीरो जो है 0 है, और फिर आप जब इसको x1 पुट करेंगे तो एल नॉट x1 जो है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और एल वन x1 जो है वो x1 माइनस एक्स नॉट आपको 1 दे देगा। सो यहाँ से हमारे पास जो है इस तरह से कि एल नॉट एक्स नॉट 1 आता है, एल वन एक्स नॉट 0 आता है, और व्हेन x इक्वल टू 1 एल नॉट x1 इज इक्वल टू 0 एंड एल वन x1 इज इक्वल टू 0। नाउ कंसीडर 3 डेटा पॉइंट्स x नॉट f नॉट। हम इसको जनरलाइज करने जा रहे हैं, 2 डेटा पॉइंट थे तो इस तरह से था। सो वी कंसीडर द 3 डेटा पॉइंट्स x नॉट f नॉट x1 f1 x2 f2। थ्रू these points we need to construct L naught x, L1x और L2x। ठीक है, हमारे पास पहले 2 पॉइंट्स थे तो हमने L naught और L1 किए थे, अब 3 हैं तो L naught L1 L2 ये हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं विद द प्रॉपर्टी दैट L naught x naught is equal to 1, L naught x1 is equal to 0, L naught x2 is equal to 0। कि जब हम उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ L naught x naught जो है, यहाँ से हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल जो है वो उस डेटा पॉइंट को सेटिस्फाई करे, बाकी 0 हो जाएं। फिर उसके बाद L1 x नॉट 0 हो जाए, L1 x1 जो है वो 1 हो जाए। ये तो 2 डेटा पॉइंट के लिए तो ये ट्रू था। अब थर्ड के लिए भी हम देख रहे हैं तो हमारे पास एक और जो है वो इसमें आ रहा है, L1 x2 भी 0 होना चाहिए। फिर इस तरह से L2 x नॉट 0 हो, L2 x1 0 हो, और L2 x2 जो है वो 1 हो जाए। तो हमने इस तरह से कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि हमारा पॉलिनोमियल थ्रू 3 डेटा पॉइंट्स हम उसको इस तरह से डिफाइन करना चाहते हैं कि Li xj इक्वल टू 0 व्हेन I इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है, इनको अगर हम कंबाइन करें और सब्सक्रिप्ट करें ij, तो जब I इज नॉट इक्वल टू j यहाँ देखिए तो ये सारे 0 हैं, और जब अगर I इक्वल टू j है तो ये 1 इक्वल टू 1 आ जाता है। फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ कोशंट्स ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन वी ऑब्टेन L2 0 क्या है। ठीक है, L2 0 हमारे पास हमें चाहिए कि अगर n की वैल्यू n+1 डेटा पॉइंट्स है ना हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 3 डेटा पॉइंट्स हैं, तो ये इसको n को शो कर रहा है। बेसिकली नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो है, या नंबर ऑफ इंटरवल्स की बात करें तो 2 इंटरवल हैं, और नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो हैं वो n+1 जो है वो 3 हैं, तो ये हम 2 लिख रहे हैं। और ये नॉट जो है वो ये इस नॉट को शो कर रहा है, ये जो नॉट है इसको शो कर रहा है, तो देन इट विल बी इक्वल टू जो हमने पहले लिया था x माइनस x1 ओवर x नॉट माइनस x1। तो हमारे पास 0 में क्या था, ये जब x नॉट हमने पुट किया तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि हम जब इस पे जाएंगे तो हमारे पास जो है जब x नॉट होगा तो हमारे पास क्योंकि 3 डेटा पॉइंट्स हैं तो हम एक और पॉइंट भी हमें चाहिए कि हमें 3 पॉइंट उसके साथ इस तरह से मिलाने हैं कि हमारे पास ये पॉइंट जो है वो भी x नॉट जब होगा तो ये दोनों x नॉट माइनस x1 इसके साथ हो गया 1,
और x नॉट माइनस x2 इसके साथ 1 हो गया। सो हमारे पास जो है जब x नॉट हो गया और l नॉट है तो दिस इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि 3 डेटा पॉइंट्स हैं ना, तो हम इसमें हमें ये भी चाहिए कि हमने इसको भी देखना है। फिर उसके बाद इसके पास n 3 डेटा पॉइंट्स के लिए L1x जो है वो भी x1 पे 1 ही होना चाहिए और बाकियों पे 0 हो जाना चाहिए। इसमें अगर आप इसको देखें तो L2 नॉट x1 पे क्या है कि x1 पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब x2 पे आएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों बाकी कंडीशंस जो हैं वो भी फुलफिल करता है। और x नॉट पे आएगा तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से जब हमने इसको देखा तो ये क्या है कि ये x1 पे जो है इसको हमने x माइनस एक्स नॉट रखा, दिस इज x1 माइनस एक्स नॉट, और ये x माइनस x2 ओवर x1 माइनस x2। तो अब ये जो है x1 पे अगर हम देखें तो x1 माइनस एक्स नॉट, x1 माइनस एक्स नॉट, तो ये 1 हो गया। x1 माइनस x2 ओवर x1 माइनस x2, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। तो ये सारे का सारा 1 आ जाता है 1 x1 पे। अच्छा 1 x नॉट पे जब आएंगे तो ये x नॉट माइनस एक्स नॉट 0 हो जाएगा। और आपके पास फिर इसी तरह से जब हम 2 पे आएंगे x2 पे तो x2 इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे भी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है कि जब आपके पास x जो है 1 होगा तो ये 1 हो जाएगा, x नॉट और x2 पे ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो थर्ड है उसकी कंडीशन भी ऐसे ही है, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स नॉट multiplied by x minus x1 over x2 minus x1। तो आपके पास क्या है कि जब आपके पास x इक्वल टू x नॉट होगा तो ये 0 कर देगा इसको, x1 होगा तो ये उसको 0 कर देगा, और x2 होगा तो ये x2 माइनस एक्स नॉट इसके साथ आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और x2 माइनस x1 इसके साथ कैंसिल हो जाते हैं। सो 1 आ जाता है। तो ये तीनों जो हैं L जो हैं अब हमारी वो रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। और 3 डेटा पॉइंट्स हैं तो हमने इस तरीके से इसको देखा है। अभी एक और चीज़ इसमें नोट कीजिए, इसमें नोट ये कीजिए कि आपके पास ये नॉट है, ठीक है। तो आपके डिनोमिनेटर में दोनों में ये नॉट है और आपके न्यूमरेटर दोनों में ये नॉट नहीं मौजूद, ठीक है। उसके बाद जो है 2 में ये x1 है तो यहाँ पे आपके दोनों डिनोमिनेटर में x1 मौजूद है लेकिन आपके न्यूमरेटर दोनों में x1 मौजूद नहीं है, उसके अलावा पॉइंट्स हैं। तो ये चीज़ जो है यही लॉजिक जो है हम आगे लेके चलेंगे और हम n पॉइंट्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकेंगे। These quotients are satisfying the required condition. Therefore, the polynomial passing through these three data points becomes p2x जो है वो सेकेंड आप देखिए कि आपके पास L20 x नॉट f of x नॉट प्लस L21 f of x1 प्लस L22 x f of x2। तो फिर जब ये होगा कि x नॉट पे होगा तो सिर्फ ये 1 हो जाएगा, तो आपके पास f of x नॉट p2x नॉट जो है वो f of x नॉट के बराबर आ जाएगा। जब x इक्वल टू x1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और आपके पास p2x1 इक्वल टू f of x1 आ जाएगा। और इसी तरीके से when x इक्वल टू 2 तो आप x2 होगा तो x इक्वल टू x2 होगा, तो ये आपका p2x2 जो है वो f of x2 के बराबर आ जाएगा क्योंकि बाकी दो 0 हो जाएंगे। सो यहाँ से हम जो है वो देख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि 3 डेटा पॉइंट्स हैं तो आप देखिए कि हर जो है ये क्वेश्चन जो है ये आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास तमाम के तमाम जो L हैं वो आपके जो हैं वो x स्क्वायर वाली टर्म्स आपको मिलती हैं। सो आपका पॉलिनोमियल जो है वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बन रहा है। फॉर n+1 डेटा वैल्यूज वी नीड टू कंस्ट्रक्ट फॉर ईच k फ्रॉम 0 to n+1 ए क्वोशंट। n तो नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स से रिलेटेड है और k जो है वो उसके ये जो है 1 2 3 जितने भी आपके kth इटरेशन है 1 2 3, तो ये आपने इस तरह से क्वेश्चन करने हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है फुलफिल होती रहे। सो दैट ln k xj इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू k, और ln k इज इक्वल टू xk इज इक्वल टू 1, कि जब ये j k के बराबर हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा और अगर नहीं है तो ये 0 होगा। हमें ये प्रॉपर्टी टू सेटिस्फाई
ln k xi is equal to 0 for each I not equal to k, हमने जो है requires that numerator of ln kx जो है that should be the terms, क्या है कि आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए कि इस when I is not equal to k, ये आपके पास क्या है, आपके पास जो है यहाँ से देखिए कि k इसमें नहीं आना चाहिए, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, x माइनस एक्स टू, और ये चलता जाएगा x माइनस एक्स के माइनस वन और x माइनस एक्स के माइनस वन। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पास जो हैं वो इसमें k वाली टर्म नहीं आ रही और यहाँ तक है। ठीक है, और इसका जो न्यूमरेटर है टू सेटिस्फाई n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k, आपके पास द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर ऑफ lkx मस्ट बी इक्वल व्हेन evaluated at x equal to k। thus ln kx जो है वो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स वन, ठीक है, ये आपके पास सारे का सारा यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जब आपके पास x k आ जाएगा तो ये x k x नॉट इसके साथ कैंसिल हो गया, x k माइनस एक्स वन इसके साथ कैंसिल हो गया, x k और k नॉट इसके साथ ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो है ln k x k पे 1 वैल्यू आ जाएगी। और व्हेन k इज नॉट इक्वल टू k, तो आपके पास जो है अगर x नॉट होगा तो ये इसकी वजह से 0 हो जाएगा, x1 होगा तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा, k होगा तो इसकी जो है k माइनस वन होगा तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा, और ये इस तरह से सारे के सारे बाकी वैल्यूज के लिए 0 हो जाएगा। सो ये n डेटा पॉइंट्स के लिए आपके पास जो है l की इस तरह से पॉलिनोमियल बनता है। सो ln kx जो है वो आप, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो ये जो समेशन है ये इसकी प्रोडक्ट समेशन प्रोडक्ट नोटेशन है। जिस तरह समेशन की वो होती है ना, ये वाली समेशन की ये होती है, तो प्रोडक्ट के लिए ये पाई टाइप की जो है नोटेशन होती है कि i फ्रॉम 0 टू n व्हेन k इज नॉट इक्वल टू i, तो आप इसको x माइनस एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स के माइनस एक्स आई। ठीक है, आपके पास ये जो सबस्क्रिप्ट है यहाँ पे मौजूद रहेगा और दूसरा सबस्क्रिप्ट जो है वो i ये यहाँ पे चलेगा। सो आपके पास ln k जो है इट मीन्स के आपके पास ये सारा ये प्रोडक्ट जो है इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होता रहेगा। व्हेन i इज इक्वल टू 0 तो ये नॉट हो जाएंगे, 1 होगा तो ये 1 हो जाएंगे, जैसे ये है 2 होगा तो 2 हो जाएंगे, k माइनस 1 होगा तो ये हो जाएंगे, और व्हेन k इज नॉट इक्वल टू i, तो ये इस तरह से आपके पास फॉर ईच k वेरीज फ्रॉम 1 टू फ्रॉम 0 टू n। यहाँ पे आपने ये 0 मिस कर दिया। ठीक है, सो द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इज इजीली डिस्क्राइब्ड नाउ दैट the form of nk is known. This polynomial is called the nth Lagrange interpolation polynomial and defined as p n x is equal to f of x naught n naught x plus f of x1 multiplied by ln 1x plus f x2 ln 2x। और ये इसी तरीके से आप जाए इसके कि वो इतना लंबा चौड़ा आप लिखते हैं, आपने जब l की फॉर्म में लिखा तो लॉजिकली भी समझ आ गया और अदरवाइज लिखना भी इसको आसान हो गया। सो दिस इज इक्वल टू समेशन f of x k multiplied by ln k of x, and this is equal to 1 when j is equal to k, and this is equal to 0 when j is not equal to k। देखने में तो ये सारा बहुत लंबा लगता है, लेकिन आप देखिए कि आप क्या है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो एक वैल्यू रहेगी, बाकी सारी की सारी जो हैं वो 0 होती चली जाएंगी। और ये हमारे पास जो है लैग्रांज इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल जो है इस तरह से कंप्यूट होता है। Therefore, for any arbitrary function there is at least one polynomial of degree less than or equal to 1 which interpolates f of x at n plus 1 distinct points x naught, f naught, x1, f1, x2, f2 and xn, fn. That is pi is equal to f of x I
that is in the Lagrangian form p of x at x naught, x1, x2, xn are simply the values of the function f of x at x naught, x1, x2, x up to xn. Therefore, for any arbitrary function f of x, p n x is equal to the summation of this. ठीक है, f of x k ln k x as k vary from 1 to n is a polynomial of degree less than or equal to n, which interpolates f of x at these data points x naught, x1, x2, xn तक. बच्चों, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. हमने आपको लैग्रांजियन इंटरपोलेशन का बताया कि कैसे है, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से हम सिंपल जो है 2 डाटा पॉइंट्स का लीनियर इंटरपोलेशन जो हमने ली थी उसी सिमिलर ट्रायंगल से फॉर्मूले को हमने किया, उसी से हमने लॉजिक बनाई, फिर हमने 3 डाटा पॉइंट्स के लिए उसी के पैरेलल हमने उसको बनाया और इसी तरह से हमने n तक पहुंचा दिया. और ये हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें, क्योंकि आप एक दफ़ा जब कैलकुलेट कर लेते हो एक डाटा पॉइंट के लिए तो आपको वो वैल्यू सारी की सारी जो हैं मिल जाती हैं. और अगर आप देखें तो आपके डिनोमिनेटर में जो है वो चीज़ें सारी की सारी एक दफ़ा कैलकुलेट हो जाएं तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. और लैग्रांजियन इंटरपोलेशन जो है वो ये नॉर्मली जो हमारे टेबल वगैरह जो बनाते हैं उसके लिए इसी मेथड को यूज़ किया जाता है, लेकिन इससे भी बहुत अच्छे हैं. आप ये देखें कि न्यूमेरिकल मेथड्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो जिसके तमाम मेथड जो हैं वो टाइम के साथ ऑब्सलीट होते चले जाते हैं और नए मेथड उसके साथ आते चले जाते हैं, लेकिन जो बेस अगर बनती है तो वो इन्हीं चीज़ों से बनती है. सो इन चीज़ों को जानना, इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. सो हम यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम चलेंगे. आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.